देखिए, आज का हम लोग टॉपिक में समझेंगे कि आज जो है वियतनाम का भाग्य बदलने वाला है। यानी वियतनाम किसके अधीन में था? फ्रांस के अधीन में था। तो वियतनाम के सबसे ज्यादा खुशी का पल ये होगा कि वियतनाम अब आजाद होने वाला है। ठीक है, बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे दार्शनिक आए, बहुत सारे नागरिक जो हुए उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगी और जगह जगह पर आंदोलन। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि अपने देश से बाहर जा जाकर ट्रेनिंग लिए और फ्रांस के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया, है ना। चीन में जा जाकर ना वहाँ युद्ध सीखते थे जी, और वहां से लौट कर आते थे और फिर फ्रांस से लड़ते थे, है ना। तो कुछ बहुत सारे संघर्ष किए, तब जाकर वियतनाम को ये खुशी मिली। तो यहाँ टॉपिक है आजादी और गृह युद्ध। ठीक है, आजादी तो वियतनाम को मिला, लेकिन देखिए कहा गया है ना कि सबसे पहले दूसरे देशों से लड़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने देश के गद्दारों को सबसे पहले गद्दारों से लड़िए। अरे दूसरों से क्या लड़ना है, आप अपनों से पहले लड़िए और तब जाकर दूसरों से लड़िए। ऐसा नहीं था, हमारा भी देश था जो हमारा भारत, जब आजाद नहीं था तो आजादी आजादी की तरह हम लोग सब लोग मिलकर और अंग्रेजों से लड़े। देश तो आजाद हुआ, लेकिन क्या देश आजाद होने के बाद आज देश में गद्दार नहीं बैठा हुआ है? आज भी वो चीज है। पाकिस्तान घुस कैसे जाता है, घुसपैठी कैसे घुसते हैं। तो यहाँ हम लोग की कमी है। आजाद तो हुआ, देश के गद्दार ही ना होंगे जो महात्मा गांधी को मारा, है ना, जिन्होंने महत्वपूर्ण आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और आजादी के 1 साल के बाद ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो ये क्या, हमारा ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गद्दार हुआ करते। तो देखिए वही कहता है कि आजादी, और आजादी तो मिला लेकिन गृह युद्ध छिड़ा रह गया। यानी वियतनाम में युद्ध का मतलब माहौल हमेशा बना रहा। क्या है? दिएन वियन फू युद्ध नाम है, दिएन वियन फू युद्ध। इस युद्ध का क्या नाम है? दिएन वियन फू युद्ध। ठीक है, दिएन वियन फू युद्ध क्या है? हालांकि एग्जाम में आज तक ये पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग समझ लेंगे दिएन वियन फू युद्ध क्या है। यह युद्ध 7 मई 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 1954 को हुआ था, जो वियतनाम के लिए एक निर्णायक जो है ना युद्ध साबित हुआ। दिएन वियन फू युद्ध जो है वह 7 मई 1954 को हुआ, लेकिन वियतनाम के लिए यह युद्ध क्या हुआ? निर्णायक साबित हुआ। यह युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई, यानी फ्रांस बुरी तरह से हार गया। इस युद्ध में यह फैसला लिया गया कि अब फ्रांसीसी लोग जो है ना वियतनाम में नहीं रहेंगे। यानी दिएन वियन फू युद्ध से वियतनाम का भाग्य चमका कि जब ये युद्ध हुआ तब वियतनाम जीत गया और फ्रांस हार गया। और हारा तो यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद वियतनाम में फ्रांस नहीं रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? उसके बाद एक हुआ जेनेवा समझौता। देखिए, जब हारा फ्रांस तो एक समझौता हुआ 1954 में ही। यह समझौता हुआ जिसका नाम दिया गया जेनेवा। यह समझौता में क्या हुआ था? हिंद चीन की वार्ता के समस्या को लेकर, यानी हिंद चीन में जो बातचीत था उस समस्या को लेकर 1954 में एक समझौता हुआ, जिन्हें क्या कहते हैं हम? जिनेवा हिंद चीन की वार्ता समझौता था, जिन्हें हम कहते हैं जिनेवा समझौता। यह समझौता में वियतनाम 2 भाग में बट गया। देखिए, जब देश आजाद हो गया, कौन सा युद्ध के बाद देश आजाद हुआ था? दिएन वियन फू युद्ध में जिनेवा तो आजाद हुआ, सॉरी वियतनाम आजाद हुआ। लेकिन वियतनाम भी जो था ना, जिनेवा समझौता के बाद 2 भाग में बट गया। एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी जो वियतनाम था उस समय राजा कौन बने? हो ची मिन। यानी उत्तरी वियतनाम का कमान संभाले हो ची मिन, और दक्षिणी वियतनाम का जो कमान संभाले उनका नाम था बाओ दाई। कुछ नाम था बाओ दाई। यानी उत्तरी वियतनाम का कमान कौन संभाले?
हो ची मिन, और दक्षिणी वियतनाम का कमान कौन संभाले? अगर हम पूछे कि किस समझौते के बाद वियतनाम का बंटवारा हो गया? जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता क्यों हुआ था? हिंद चीन के वार्ता को, समस्या को लेकर 1954 में। बोले कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? विभाजन के बाद वियतनाम युद्ध का स्थल बनकर रह गया। जैसे विभाजन हुआ तो वियतनाम आजाद नहीं हुआ। वियतनाम जो था ना, जब फ्रांस कब्जा में कर ले था उस समय युद्ध कम हुआ करता था, और जैसे ही आजाद हुआ युद्ध का माहौल और बढ़ गया। कौन कौन? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को लेकर हर हर जगह पे ये हाल है। जब पिताजी का मान संभाले रहते हैं तो दोनों बेटा जो है ना, सब 3 गो 4 गो जो भी हो, बड़ा बढ़िया से रहता है। तो दबदबा के रखे रहता है, तू हमारा बाप बन जेबे, अभी हम तो बाप जिंदा हो, है ना? वही है। और जैसे पिताजी टे बोले, सब भाई से लड़ना चालू किया, हिस्सा ला, इतना बाबू की संपत्ति तू ज्यादा ले, हम कम ले लिए। ऐसे होता है कि नहीं होता है? फ्रांस जब तक कब्जा में कर लेता तब तक वियतनाम ठीक था। फ्रांस जैसे ही कब्जा छोड़ा, वियतनाम में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ता है गद्दी को लेकर, सीट को लेकर, गद्दी। वो सोचता है हमें चाहिए, वो सोचता है हमें चाहिए। भाई भारत में भी यही हुआ था। जवाहरलाल नेहरू कहते थे प्रधानमंत्री हम बनेंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे प्रधानमंत्री हम बनेंगे। महात्मा गांधी बेचारे कंफ्यूज थे, अरे भाई बा दोनों हमरे है, केकरा प्रधानमंत्री बनाया जाए? हिंदू का सपोर्ट था कि जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए, मुस्लिम लोग कहता था मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाए। अब बताइए, बाप के पास समस्या ऐसा आ जाए, बाप मालिक देवे के मलिकाना देने का निर्णय लिया, और 2 गो बेटा है, दोनों एकदम समान है, बढ़िया है, लाडला प्यारला है। अब दोनों को वो कहेगा पापा के, वो बेटवा कहेगा कि हमारा दो, और कहेगा कि हमारा दो। अब केकरा देवल जाए? बाप कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? महात्मा गांधी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने लगा कि अरे किसको दिया जाए? एक काम करो ना, मुस्लिम का नेता मोहम्मद अली जिन्ना बन जाए, और हिंदू का नेता जवाहरलाल नेहरू बन जाए प्रधानमंत्री। ये कैसे हो सकता था भाई? तो संभव था, देश को अलग अलग कर दिया जाए, एक मुस्लिम क्षेत्र समुदाय बनाया जाए और एक हिंदू क्षेत्र समुदाय बनाया जाए। मुस्लिम क्षेत्र समुदाय का नाम रखा गया पाकिस्तान, और हिंदू क्षेत्र समुदाय का नाम रखा गया हिंदुस्तान। और तब जाकर दोनों का प्रधानमंत्री मिला। मुस्लिम का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना मिले, और हिंदू का प्रधानमंत्री, तो बताइए इसमें महात्मा गांधी का दोस्त था? देश आजाद का बंटवारा करने में अपने में जो लड़ रहा था, क्या करते बेचारा? वो निर्णय लिए कि नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए। वही युद्ध यहाँ पर छिड़ गया था, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को लेकर। अब है आगे देखिए, कहा गया है ना कि घर जब फूटता है तो जवार लुटता है ना? जब आपका घर फूटेगा तो पड़ोसी का आपके घर में घुसने का मौका मिल जाएगा, है ना? तो जब वियतनामे ठीक नहीं था, वियतनामे में अपने में लड़ रहा था लोग, तब पड़ोसी देश समझा कि चलो ना यही में अपना हाथ सेक लिया जाए। अमेरिका कूद पड़ा वियतनाम। देखिए, कोई भी देश किसी को गुलाम बनाता है ना, तो ऐसे नहीं बनाता है, वो दिमाग लगाकर बनाता है। आपको सहयोग करने के लिए घुसेगा, और धीरे धीरे आपको आपका मित्र बनेगा तभी ना। तो ऐसे डायरेक्ट घुसेगा तो आप तो सतर्क हो जाओगे। तो आपका पहले मित्र बनेगा, आपको लगे, आपके दिल में हिल जाएगा, आपको लगेगा ना कि हमारा सहयोग करने वाला है। अमेरिका वही किया, दक्षिणी वियतनाम को सहयोग करने के उद्देश्य से घुस गया। कह रहे रुक रुक, उत्तरी वियतनाम के थोड़ा साथे नाइंसाफी कर रहा है, हम तो सहयोग करेंगे, थोड़ा हथियार देंगे, तुम लड़ाई करो। दक्षिणी वियतनाम के लगा कि बाप रे बाप, हमारा पार्टनर है, हमारा सहयोग करने आया है। तो सहयोग थोड़े करने आया, आपको उत्तरी वियतनाम से लड़वा देगा, पूरा वियतनाम में गृह युद्ध करवा देगा, सब लोग त्राहिमाम करने लगेंगे, तब जाकर अमेरिका आपको क्या करेगा? कब्जा कर लेगा। देखिए वही होता है, अमेरिका हिंद चीन में प्रवेश, यानी अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया? तो जेनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम 2 भाग में बट गया, जिसमें उत्तरी वियतनाम का कमान कौन संभाले? हो ची मिन, और दक्षिणी इनका समर्थन जो था ना रूस और चीन किया था। काहे ला यार तू सब
चलिए देखिए कहाँ थे हम लोग, लाइनें कट गया था। हाँ, जैसे उत्तरी वियतनाम का कमान कौन संभाले, हो ची मिन। तो उत्तरी वियतनाम को सहयोग करने के लिए आ गया रूस और चीन। चीन हमेशा अमेरिका का दुश्मन है और अमेरिका हमेशा चीन का दुश्मन। चीन हमेशा भारत का दुश्मन है और अमेरिका हमेशा भारत का साथी है। लेकिन भारत का साथी नहीं, वह दाव का यार है ना। ओकरो मौका मिलेगा तो भारत को कब्जा करेगा। देखिए दक्षिणी वियतनाम, जबकि दक्षिणी वियतनाम का बागडोर जो है वो बाओदाई ने संभाला था। किसने संभाला था, बाओदाई ने। इसका इसका समर्थन करने कौन आया, अमेरिका और फ्रांस आया। मतलब इसका समर्थन कौन किया, अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का प्रसार नहीं चाहता था। देखिए कितना ही दाव के यार था। जैसे ही सहयोग तो कर रहा है आके दक्षिणी वियतनाम को, लेकिन ये नहीं चाह रहा है ना कि हिंद चीन में साम्यवाद का प्रसार हो। साम्यवाद किसको कहते हैं, जिसमें सरकारी संपत्ति हो चाहे कोई संपत्ति हो, देश की कोई संपत्ति, उसमें जनता का मतलब हाथ होता है, उसमें जनता सर्वोपरि होती है। इसमें वर्गहीन समाज को बढ़ाया जाता है, यानी गरीब के तबके के लोग है उसको बढ़ाया जाता है। इसमें राजा का कोई हाथ नहीं होता, ऐसा साम्यवाद होता है जिसमें जनता सब कुछ होती है। तो वही, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंद चीन में साम्यवाद का प्रसार हो। इसने साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में प्रवेश कर गया, और साम्यवाद को कुचलते हुए कहाँ प्रवेश कर गया, हिंद चीन में। कोई दिक्कत है, अमेरिका कैसे प्रवेश किया, सहयोग करने के लिए। बउआ जी अब देखिए क्या है कि वियतनाम में गृह युद्ध, ठीक है। अमेरिका प्रवेश तो कर गया, हिंद चीन में कैसे किया आपको हम समझा दिए। अब वियतनाम में गृह युद्ध छा गया। गृह युद्ध मतलब समझते हैं, घर में कलह, घर में युद्ध होने लगा। 1954 में जिनेवा समझौता के बाद, जिनेवा समझौता कब हुआ था, 1900, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद रखिएगा। दक्षिणी वियतनाम पर बाओदाई राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था, बाओदाई। लेकिन बाओदाई जो था ना, अमेरिका प्रवेश तो किया, लेकिन बाओदाई अमेरिका के बात नहीं मान रहा था। बाओदाई अपना शासन चला रहा था कि हम अपना देश के, हम अपना शासन चलाएंगे, हम दूसरे देश को बात काहे मानेंगे भाई। लेकिन कुछ साजिश के तहत, कुछ साजिश करके बाओदाई को हटा दिया जाता है। और उसके बाओदाई के तौर पर शासक अमेरिका किसको बनाता है, अमेरिका के सहयोग से, देखिए। लेकिन सन 1955 ईस्वी में अमेरिका के सपोर्ट से एक शासक बनता है, नगो दिन दिएन। नगो दिन दिएन नाम है। पता ना का खा के से पैदा हुआ था सभी सब। नगो दिन दिएन ने बाओदाई को हटाकर खुद राजा, किसके सहयोग से, अमेरिका के सपोर्ट से, जो एक स्वेच्छाचारी राजा था। स्वेच्छाचारी राजा मतलब ये अपनी स्वेच्छा का करता था, ये किसी का नहीं सुनता था। इस स्वेच्छाचारी, जो इसका इच्छा करेगा वही करेगा। इसने कुछ कानून बनाए जो जनहित में नहीं था। कानून कुछ बनाया ना जो जनता के हित में एकदम नहीं था, जनता के विरुद्ध था। जनता कहता था कि पूरब चलो, कहता था हम पश्चिम चलेंगे, एकदम अलग, जनता से एकदम हट के। ये नगो दिन दिए, अमेरिका जो कहता था वो करता था। तो अमेरिका कभी कहेगा कि जनता के हित में तुम काम करो, वो तो चाह रहा था कि इसे गुलाम हम बना ले। अतः 1963 आते आते देखिए कितना साल तक रह गया, 55 में बैठा, 63 में, यानी 5 3 8 साल। 8 साल में क्या कर दिया कि पूरा वियतनाम में अशांति का माहौल छा गया। यानी जिधर देखो उधर मार काट, एकदम अराजकता का माहौल बन गया। और युद्ध, गृह युद्ध का दौर शुरू हो गया, तथा अमेरिका खुलकर वियतनाम के सपोर्ट में अब उतर गया। अमेरिका खुलकर सपोर्ट करने लगा वियतनाम का, कि अब और लड़ने लगा, और दूसरे देशों से जब जीतेगा तो वियतनाम पर वो अपना दबदबा बनाएगा, है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत है कुछ। चलिए देखिए इसके पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, फ्रांस से वियतनाम को क्या मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। और लेकिन वियतनाम में क्या, फिर गृह कलह छिड़ जाता है। गृह कलह मतलब उसमें गृह युद्ध छिड़ जाता है। यानी वियतनाम दो भाग में बढ़ता है,
एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। ठीक है। अब जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में दोनों में गृह युद्ध का भावना पनपती है, जिसमें अमेरिका सम्मुख सामने आ जाता है दक्षिणी वियतनाम का सहयोग करने के लिए। और अमेरिका के मन में लालच रहता है क्या कि दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम, जैसे दक्षिणी वियतनाम को मदद करके उत्तरी वियतनाम से हम लोग जीत हासिल कर लेंगे, उतने में फिर दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा करके और इस देश पर क्या करेंगे, राज करेंगे, है ना। तो देखिए उत्तरी वियतनाम को हराने के लिए दक्षिणी वियतनाम क्या क्या करता है, दक्षिणी वियतनाम थोड़े करते हैं, समझो कि अमेरिका कर रहा है। जब अमेरिका सम्मुख आ जाता है ना दक्षिणी वियतनाम का सहयोग देने के लिए कि अब तुम शांत बैठो, अब लड़ाई यह मेरा है ना। तो उस समय एक प्रचलन में चला था, जब गृह युद्ध हुआ उस सबका दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम का, तो एक प्रचलन में चला हथियार का, वो भी रासायनिक हथियार, रासायनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी रासायनिक हथियार। एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियार का नाम क्या है, एजेंट ऑरेंज और नापाम बम की व्याख्या करें, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि एजेंट ऑरेंज और नापाम बम क्या है। ठीक है, ये दोनों का यूज समझिएगा क्या होता है। अगस्त 1964 में अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों पर, किस पर, उत्तरी वियतनाम के लोगों के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था, जैसे गोला बारूद, बम वर्षक विमान, टैंक इत्यादि। इसके अलावा रासायनिक पदार्थों का भी छिड़काव किया गया। रासायनिक पदार्थ पता है किसको कहते हैं, आप खाद छींटते हो ना आप खेत में, रासायनिक पदार्थ है। कीटनाशक आप दवा छींटते हो ना खेत में, वो रासायनिक पदार्थ है ना। तो हम लोग कीटनाशक दवा छींटते कीट को मारने के लिए, लेकिन अमेरिका ने कीटनाशक दवा छींटा इसलिए कि जंगल के जंगल और पौधा, पेड़ पौधा जो है ना, छोटा छोटा फसल जो लोग अनाज का किसानों का, वो सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, उसके लिए अमेरिका ने छिड़काव किया था। पता है किसी देश की अगर आर्थिक स्थिति को चरमराना है ना, तो सबसे पहले उसका अर्थव्यवस्था पर वार करो। आप देखो कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, वह किस चीज से मजबूत है। अच्छा, वो किसान, मतलब वहां के लोग किसान है ज्यादा, वहां पर खेती फसल से वो लोग की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, फसल पर। क्या कर दो, फसल के ही समाप्त कर दो, समझ में आया ना। तो ये चीज होता है। तो अमेरिका वही सोचा, दिमाग लगाया कि कैसे उससे लड़ा जाए। तो लड़ाई सिर्फ आदमी को, दुश्मन को खत्म करके ही नहीं होता है, दुश्मन चीज जिस चीज पर आश्रित है उसी को खत्म कर दो। अरे देखो, बाप है, एगो बेटा है, बूढ़ बाप है या जवान बेटा है, या एक बाप का एक ही वो बेटा है, अब मारना है बाप को, दिमाग लगा देगा दुश्मन तो मार देगा बेटा के, एगो बेटे था ओकरा, अब बाप ऐसे भी मरा हुआ है कि नहीं है। तो वही अमेरिका ने किया क्या कि वहां का अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर दिया जाए ना, वहां की फसल को ही खत्म किया कर दिया जाए। तो दो रासायनिक हथियार उन्होंने बनाया जो घातक, पर्यावरण के लिए घातक था, जैसे नापाम बम बनाए। नापाम बम क्या था समझ लेना है, सुत के मत देखो, ठीक ना, है ना। लगी थे कि घरे ना सुत, ये सुतेला मिलल, मूड़ी पटक देली सुतल ही। नापाम बम देखिए क्या है, नापाम बम रासायनिक हथियार था जो एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी केमिकल कंपाउंड जो केमिस्ट्री से जो जुड़ा हुआ रहता है ना, जैसे कीटनाशक दवा ये सब हम जो छिड़काव करते हैं ना, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। खाद जितना होता है वो सब किस में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था। देखिए इसको क्या करता था, नापाम बम जो था, ये जो अग्नि बम था ना, अग्नि बम में क्या मिलाया जाता था, गैसोलीन। क्या मिलाया जाता था, गैसोलीन। और गैसोलीन को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता था, छिड़काव होता था ना, तो लोगों के त्वचा पर जाकर चिपक जाता था। कौन, नापाम बम। चिपकता था ना तो बहुत जलन पैदा करता था त्वचा को, वहां का चमड़ा को जला देता था, जहां पर जाता था छिड़काव हो गया पूरा ना, तो लोगों के त्वचा पर जैसे, अरे वो तो छिड़काव किया तो आसमान में हवा के द्वारा मिल गया, और हवा के द्वारा जैसे ही आपका यहाँ पर त्वचा पर लगता था ना, और उसी जलना चालू हो जाता था, लोग ऐसे ही मर जाता था।
दूसरा था एजेंट ऑरेंज, ये भी एक हथियार ही अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। अरे कोरोना वायरस कहा गया है कि चीन के द्वारा ये चला था, तो कोरोना वायरस भी एक प्रकार का हथियार था लोगों को, दुनिया को मतलब तहस नहस करने के लिए, है ना, लोग मरा इससे, एक भी एक प्रकार का क्या था, हथियार था। देखिए एजेंट ऑरेंज क्या था कि ये एक ऐसा जहर था जिसमें पौधों की पत्तियां झुलस जाती थी। यह जहर था जिसे पौधा की पत्ती क्या होती थी, झुलस जाती थी एवं वो मर जाते थे। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेती और आबादी दोनों पर जमकर किया। इसका उपयोग अमेरिका किया खेती को जलाने के लिए, पेड़ पौधा जो है उसको तहस नहस कर, न खेती रहेगा न पेड़ पौधा रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसे ही तुम मर जाओगे। दिमाग लगाया ये कि एक काम करो, पेड़ पौधा को समाप्त कर दो। जमकर किया, यह काफी जहरीला था। ऐसा माना जाता है कि 1.1 करोड़ गैलन का छिड़काव किया था कौन, अमेरिका ने, किस पर, उत्तरी वियतनाम पर, जिसमें फसल के साथ साथ जंगल भी जलकर राख हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका का युद्ध में लगभग 2 से 2.5 अरब डॉलर खर्च किया था। यह पैसा किस किस लिए, वियतनाम को समाप्त करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि जो हो ची मिन्ह थे ना, वियतनाम को आजादी दिलाना चाहते थे, वो हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। यह मार्ग ऐसा मार्ग था ना कि यह मार्ग उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनवाया था, जिसे भूल भुलैया कहा जाता था। ये कहां से कहां, यह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कम्बोडिया, हनोई से जाता था और लाओस कम्बोडिया होते हुए वियतनाम तक जाता था। यानी यह बिजनेस के लिए मार्ग बनाया गया था, व्यापार के लिए बनाया गया था, लोगों का सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यह मार्ग बनाया गया था। यह मार्ग इसलिए भूल भुलैया था कि रास्ता से हो के जाने पर 100 से अधिक अलग अलग रास्ता करता था, अब पता नहीं चलता था कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। लेकिन जो वियतनाम के लोग थे, जो बनवाए थे ये लोग, उन लोग को पता था, उन लोग को सीक्रेट बात इसमें पता था। वो लोग चिन्हित लगा कर रखते थे कौन सा मार्ग से हम लोग कहाँ जाएंगे, मैप के द्वारा जैसे तैसे वो लोग जाते थे। लेकिन दूसरा देश के कोई घुस जाता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि कौन सा मार्ग कहाँ जाएगा, भूल भुलैया मतलब भुलाही कुएं में रह गए। समझ में आ रहा है, ये चीज था। इसी से वो लोग आयात निर्यात करते थे, यानी सामान का लेन देन करते थे, वो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। अमेरिका कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये रास्ता के खत्म कर दो। अमेरिका बम पटक के और रास्ता को क्या कर दिया, तहस नहस करवा दिया, रास्ता को तोड़वा दिया। तो वियतनाम के भी लोग कहा कि तो ठीक है, तू के बार तुड़वाएगा, जे बार हम बनाएंगे, तो तू हम बनाएंगे। और वहां की महिला तुरंत सड़कवा के बना देती, तुड़ता था 3-4 बार तो तोड़ दिया था जी, 3-4 बार बम पटक के तोड़ा, वो 4 बार बना दिया कि तू तो अपने थक जाएगा, हम बनावे से नहीं थकेंगे क्योंकि हमारा व्यापार करना है इस रास्ते से, लेकिन तू बम गिराते गिराते थक जाएगा, ये छोड़ नहीं, सब लतखोर हो गए है ना, मारे से कोई फायदा ना हो। तुरंत वहां की महिला, जानते हो वियतनाम में कुछ नहीं था, अगर महिला ना होती ना तो वियतनाम को आजादी नहीं मिलता। महिला बहुत वहां पर संघर्ष की थी वियतनाम के, पुरुष से ज्यादा कहीं महिला का योगदान था वियतनाम में। तुरंत महिला एकदम जाते थे, रास्ता टूटता था तुरंत महिला लोग मिलकर उसको मरम्मत कर दिया, वही होता था। और इस रास्ता को तोड़ने में अमेरिका को असफलता मिला, अमेरिका हार मान गया कि छोड़, सब लतखोर हो लोग है, अब कुछ फायदा, तुड़बे फिर बना देगा, अच्छा छोड़ ही दो, है ना। तो अमेरिका को यहाँ पर क्या मिला, असफलता मिला। बोलिए हो ची मिन्ह मार्ग समझ में आ गया, ये चीज था। आगे युद्ध में महिलाओं का क्या योगदान था, जो युद्ध हुआ, अब युद्ध फ्रांस से नहीं है, फ्रांस बेचारा साइड हो गया, फ्रांस साइड है, अब लड़ाई है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो समझो कि दक्षिणी वियतनाम भी शांत है, अब ओकरा बदल में कौन लड़ रहा है, अमेरिका। अमेरिका वियतनामी युद्ध में महिलाओं का योगदान बहुत ही सराहनीय है। यह युद्ध में उत्तरी वियतनाम की महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध में हिस्सा लिया। देखिए महिला क्या क्या की, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कुली का काम की महिला लोग। जब झगड़ा लड़ाई हुआ, जब कोई सामान ले जाना है, जैसे युद्ध के सामग्री ले जाना है, तो महिला लोग सहयोग की कि नहीं हम ले चलेंगे, कुली का काम यहाँ तक की। दूसरा में घायल सैनिक के देख रेख के लिए नर्स का भी काम की,
जो लड़ते लड़ते सैनिक घायल हो जाते थे ना, तो महिला लोग ही ट्रीटमेंट करती थी, नर्स नर्स जैसा। कौन? उत्तरी वियतनाम के महिला है। अगला, सभी सैनिकों को समय समय पर वो खाना पहुंचाती थी। पता है जब युद्ध होगा ना, सैनिक मार कहाँ खाता है? जब उसको भूख लगती है ना, उसी समय वो मार खा जाता है। यानी उसको पेट की मार। एक तो युद्ध में आप भेजे हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा आवास नहीं दीजिएगा, अच्छा नींद नहीं लेगा सैनिक, तो आपकी सैनिक हार जाएगी। जब सैनिक को जिताना है, हिटलर किया था, जब युद्ध हुआ था तो कहा था कैसे नहीं, पूरा रेल के खाना खिलाओ। बिस्मार्क ने भी यही काम किया, कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, सैनिक भूखे रहेगा तो लड़ेगा। अर्थव्यवस्था के चरमरा दिया था बिस्मार्क ने, पूरा खाने खिलाया कि नहीं खिलाओ रेल के खिलाओ, रेल के पैसा दो, घर एक रुपया खूब भेजित रहेगा या खूब लड़ित रहेगा, है ना, इस तरह से। और सैनिक को भूखे रखिएगा तो फिर सैनिक जीतेगा आपका, ये चीज था। चल चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अमेरिका जो है दक्षिणी वियतनाम का क्या कर रहा था, सहयोग कर रहा था। ठीक है, तो सहयोग कर, उत्तरी वियतनाम से लड़ने में सहयोग कर रहा था, क्योंकि वियतनाम में ग्रीक कलह छिड़ा हुआ था, है ना, ये सब हमने पढ़ा। तो इसके पहले भी हम बताए कि जो अमेरिका जब मदद कर रहा था दक्षिणी वियतनाम का, तो उस मदद में अमेरिका का कुछ लोभ था। क्या था कि दक्षिणी वियतनाम पर हम कब्जा बाद में कर लेंगे, है ना। जब हम लड़ेंगे तो उत्तरी वियतनाम को भी जीत जाएंगे दक्षिणी वियतनाम के सहयोग से, अब पूरा हिंद चीन को हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो इसी को लेकर एक अंजाम दिया अमेरिका ने, माइली गांव की घटना। इस माइली गांव की घटना बड़ा शर्मसार घटना थी। यहीं से अमेरिका का टर्निंग पॉइंट चालू हो जाता है, और अमेरिका को अंत में इस घटना के बाद वियतनाम पर जो कब्जा करना चाह रहा था, उसको वहां से पीछे पैर खींचना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया थू थू कर रही थी किस पर, अमेरिका पर। देखिए क्या था माइली गांव की घटना, एकदम क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि माइली गांव की घटना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ था, यह घटना 1968 ईस्वी में घटा था। कब घटा था? 1968 ईस्वी में घटा था, जिसमें अमेरिका के सैनिकों द्वारा, जो अमेरिका के सैनिक था उसके द्वारा, देखिए सैनिक, कोई कोई ऐसे देश है जहाँ के सैनिक, जहाँ का राजा तानाशाह होगा वहां का सैनिक भी तानाशाह होते हैं, यानी पूरी छूट सैनिक को दिया जाता है कि आप जो भी कर सकते हो। तो अमेरिका के सैनिकों ने यह अत्याचार किया था, तो क्या सैनिक अपने से किया था? करवाया गया था उससे, क्योंकि उस सैनिक का भी माँ माँ बाप पिता भाई बहन सब कुछ होता है ना, उसके दिल में भी एक दया होती है। तो लेकिन वो क्या है, मजबूर है, क्योंकि वह सरकार के प्रति काम कर रहा है। तो अमेरिका के सैनिकों के द्वारा दक्षिणी वियतनाम में एक माइली गांव थी, क्या, माइली गांव, इस गांव को चारों ओर से घेर कर पुरुष को क्या बना लिया गया, बंदी, पुरुष को बंदी बना लिया गया, और पीट पीट कर उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और साथ ही महिला और बालिका को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। इतना दर्दनाक, देखिए पुरुष को क्या किया लोग कि पीट पीट कर हत्या उसकी कर दी, और महिला और जो बचिया थी उसका सामूहिक कई दिनों तक बलात्कार किया गया। इतना तक कि 12 वर्ष की जो बालिका थी ना, उसकी हत्या कर दी जाती है, सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और जो महिला 10 घंटा पहले बच्चे को जन्म दी थी, यानी डिलीवरी पेशेंट थी कि 10 घंटा पहले उसका बच्चा जन्म हुआ, वैसे महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है, और जन्म देने वाली महिला को भी क्या मार दी जाती है, गोली मार दी जाती है। इसके बाद गांव में आग लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, गांव में
आग लगा दी गई। अब जब गांव में आग लगा दी गई तो उस गांव का एक आदमी बच गया, जो बुढ़ा व्यक्ति था वो बच गया। वही बुढ़ा व्यक्ति इस पूरे मामले को दुनिया के आगे लाया, लोगों को बताया कि माइली गांव में ऐसी घटना हुई थी। आग इसलिए लगा दी गई कि ना कोई रहेगा और ना पता चलेगा कि हम लोग क्या यहाँ पर किए हैं। तो इस सनसनीखेज खबर को एक बुढ़ा व्यक्ति के द्वारा सभी को बताया जाता है, अतः इस घटना को ही माइली गांव की घटना कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया? चलो आगे देखो। जब ये घटना हुआ तो राष्ट्रपति निक्सन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 37वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के निक्सन। तो राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसके प्रभाव क्या पड़ा। देखिए इसका मतलब है ना कि जब माइली गांव की घटना घटी, दुनिया पूरा अमेरिका पर थू थू करने लगा कि अरे कमजोर देश के साथ तुम क्या कर रहे हो, इतना मजबूत इतना शक्तिशाली तुम हो। आप बताइए एक सपोज डेट कि अगर कोई यंग आदमी है जिसका उम्र लगभग 25-26 साल है, ठीक है, वो 26 साल का आदमी अगर एक 8 साल या 10 साल के बच्चे को मारे तो लोग बहादुरी कहेगा कि तुम बहुत बहादुर हो, का लइकवा से तू लड़ ले हैं यार, यही ना कहेगा गलती तोर है कि छोटा बच्चा के तू मार रहा है। लेकिन यही 24 साल और 23 साल वाला में लड़ाई हो, चाहे दोनों यंग यंग में, और जोन जीतेगा कहेगा वाह तू बहादुर है, कहेगा कि नहीं कहेगा है? ये चीज होता है। यहाँ पर बेचारा वियतनाम कमजोर देश था और अमेरिका शक्तिशाली देश था। अमेरिका के सैनिकों द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, पूरी दुनिया में उसकी जग हसाई होने लगी, उसका नाम मतलब उसका मतलब लोग उसको बुराई करने लगा कि मारो ऐसा था ऐसा था। अमेरिका की जब बुराई होने लगी पूरी दुनिया में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब इसको सोचा कि इस मामले को दबाया जाए, इसको शांति बनाया जाए, मतलब मामला को दबा दिया जाएगा, शांत लोग रहेगा, ठीक ना। अब किसी तरह से इसको खत्म किया जाए, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम में, इस झगड़ा को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो अमेरिका ने यानी निक्सन ने 5 सूत्री योजना लागू किया था। 5 सूत्री, 5 को बात बोला था, क्या बात समझिएगा। माइली गांव की घटना 1968 में घटा था, जो एक सनसनी भरी खबर थी, जिसके कारण अमेरिका के आंखों में किरकिरी छा गई और वह शर्म के मारे लज्जित हो गया। कौन? अमेरिका। अमेरिकी जनता ने भी हजारों सैनिकों के बलिदान एवं अरब डॉलर की बर्बादी के विरोध में लगी, जिसमें अमेरिका निरंतर दबाव बढ़ने लगा। देखिए क्या हुआ था, जब अमेरिका लड़ रहा था, कोई जरूरी है वियतनाम के लोग मरेगा, अमेरिकी भी तो मरेगा। हजारों अमेरिका के सैनिक मारे गए, हजारों रुपया की बर्बादी हुआ। तो बताइए आपकी भारत सरकार अगर ऐसा घटना का अंजाम दे, हजारों रुपया आपका लॉस हो, बहुत लोग मारे जाएंगे, तो क्या आप छोड़ दीजिएगा? आप भी कहिए मेरा सरकार बहुत खराब है, जगह जगह पर नारेबाजी कीजिएगा ना। अमेरिका में यही होने लगा, जनता वहां का नारेबाजी करना शुरू किया कि हम अमेरिका के हैं तो क्या हुआ, लेकिन अमेरिका ने क्या किया है, गलत किया है। यहाँ पर हजारों लोग हमारे मारे गए, हजारों रुपया और डॉलर की बर्बादी हुआ, इसलिए अमेरिका यहाँ पर गलती कर रहा है। तब अमेरिका को लगा कि अरे ये तो हमारे लोग ही हमारा क्या करने लगे हैं, विरोध करने लगे हैं। विश्व के कोने कोने में इसकी आलोचना होने लगी। इस बात को लेकर निक्सन ने 5 सूत्री योजना इस प्रकार प्रस्तुत की। पहला बोला उसने कि हिंद चीन में सभी सेनाओं युद्ध बंद करो, यानी हिंद चीन में जितने सेना है वो क्या करो, युद्ध बंद करो, युद्ध अब नहीं होना चाहिए। दूसरा, युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाई बंद करो। जब युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध विराम हो, तो सब विराम मतलब रेस्ट, जब आप युद्ध का चलता है तो हमेशा युद्ध चलता है क्या, बीच में रेस्ट लिया जाता है। तो जब युद्ध विराम हो उस समय पूरी लड़ाई झगड़ा जो है ना उसको बंद करो। तीसरा, युद्ध विराम के बाद कोई भी देश शक्ति का विस्तार नहीं करेगा, यानी युद्ध विराम होगा तो कोई भी देश ये शक्ति का विस्तार करना कि आपके पास परमाणु है तो परमाणु से बड़ा बम लाओ, आपके पास छोटा टैंक है तो उससे बड़ा टैंक, यानी अपनी लड़ाई जो लड़ाई का सामान होता है ना उसका विस्तार करना, ये होता है। तो अमेरिका ने बोला कि सब को क्या किया जाए, बंद किया जाए, कोई विस्तार शक्ति का विस्तार नहीं करेगा कि दूसरा देश से टैंक खरीद के लावा ही अबरी लड़म तो काम आएगा, ये नहीं। दोनों पर बैन लग गया था उस समय कि ना अमेरिका शक्ति का विस्तार करेगा और ना वियतनाम शक्ति का विस्तार करेगा, यानी शांति से रहना है। चौथा, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित करना था। उसका अंतिम लक्ष्य क्या था, शांति स्थापित करना। चौथा बोला कि युद्ध विराम की देखभाल पर्यवेक्षक करेंगे,
पर्यवेक्षक मतलब एक दल को दे दिया गया। पर्यवेक्षक मतलब होता है दल, यानी युद्ध विराम की देखभाल कौन करेगा? दल करेगा, दल करेगा। दूसरा दल को दिया गया, ना अमेरिका के सैनिक करेगा और ना वियतनाम के सैनिक। अब दोनों देश के जो दल है ना वो दल करेंगे, लेकिन यह क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, अभी भी युद्ध नहीं थमा। अब निक्सन जाके 8 सूत्री लागू करते, ये 5 सूत्री है ना, ये 5 सूत्री योजना लागू किया, इससे युद्ध नहीं थमा। अब 8 सूत्री योजना लागू करेगा, उससे युद्ध थमेगा, जो कल बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? माइली गांव की घटना, ये घटना घटा तो निक्सन ने 5 सूत्री योजना लागू किया, वो आज हम पढ़ाए। ठीक है, चलो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति निक्सन 5 सूत्री योजना लागू किया था। ये जो दोनों में युद्ध चल रहा था ना, अमेरिका और हिंद चीन में, तो उसको सुलझाने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि राष्ट्रपति निक्सन 8 सूत्री प्रस्ताव लागू करते हैं। इसमें क्या होता है 8 सूत्री में, कि 5 सूत्री योजना विफल जब हो गया तो उसके बाद सन 1972 ईस्वी में राष्ट्रपति ने पुनः कौन सूत्री 8 सूत्री प्रस्तुत किया। इसका भी उद्देश्य हिंद चीन के संघर्ष को क्या करना था? समाप्त करना था। प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है ना। उस समय युद्ध जो था ना, तनातनी कुछ तो अमेरिका से भी था, उत्तरी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में खुद गृह कलह छिड़ा हुआ था, सब चीज था। ठीक है, उसने समझौता में क्या किया? पहला कि समझौता होने के 6 महीना के अंदर दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी और अन्य विदेशी सैनिकों वापस बुला लिया जाए। मतलब निक्सन बोले कि युद्ध जब समाप्त हो गया है, समझौता हो गया है, तो समझौता के 6 महीना के अंदर जितने आपके देश में यानी हिंद चीन में सैनिक भेजे हुए था ना अमेरिका लड़ने के लिए, तो सभी सैनिकों को कहा क्या कर लिया जाएगा? वापस बुला लिया जाएगा, है ना। दूसरा, सेना की वापसी के बाद नागरिकों और सैनिकों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जब सेना वापसी होगा तो नागरिक और जो वहां का नागरिक है और सैनिक है उन्हें क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र। और कुछ भी आप कर सकते हैं, आप अपने देश में हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। अगला है कि 6 महीने के अंदर दक्षिणी वियतनाम में राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। अगला सूत्र था कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? चुनाव होगा। आप जब आजाद हो जाइएगा तो आप अपना नेता चुन सकते हैं, आप चुनाव करवा सकते हैं। अगला था कि सभी पक्ष जेनेवा समझौता के शर्त को पालन करें। यही जेनेवे समझौता ना हुआ था। जेनेवा समझौता किसके किसके बीच हुआ था जी? फ्रांस और वियतनाम के बीच। तो कुछ शर्त रखे गए थे, है ना, तो उस शर्त को क्या कर किया जाएगा? पालन किया जाएगा। ठीक है, अगला है हिंद चीन के सभी देश अपनी समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। अगला प्रस्ताव में यह है कि हिंद चीन का जितने देश हैं, सभी जो देश है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब, वो सब अपना अपना जो भी समस्या है उसका समाधान करने अमेरिका वाला नहीं जाएगा, उसका समाधान वे लोग खुद करेंगे। कोई दिक्कत है? जब हम आजाद हो गए हैं तो हम अपनी समस्या को, हमारी समस्या को दूसरा कोई क्या समाधान करेगा? भाई हम खुद करेंगे ना। हिंद चीन में युद्ध विराम लागू होगा। मतलब हिंद चीन में युद्ध विराम, यानी युद्ध विराम करने का मतलब कि जो लड़ाई झगड़े हो रही है वो विराम हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा, तथा कोई भी विदेशी सेना हिंद चीन में प्रवेश नहीं करेगी। निक्सन ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह से मामला को शांत किया जाए। देखो, हर समस्या जो, हर चीज जो निर्णय लिया गया है ना, हिंद चीन के पक्ष में लिया जा रहा है। 7वां समझौते की सैनिक पक्ष की देखभाल एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। कह रहा है कि जो समझौता है उसको सैनिक पक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी, यानी हमारे देश की संस्था नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक गठित होगी और वो इसकी देखभाल करेगी। अगला है कि हिंद चीन के नागरिकों की जो मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है ना, यानी हिंद चीन के जो नागरिक है उनके मौलिक अधिकार, क्या उनका मौलिक अधिकार है, उसकी सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। साथ ही यही संस्था दोनों वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया की स्थिति निर्धारित करेगी। मतलब इसकी देखभाल के लिए किसको सौंपा गया? अंतर्राष्ट्रीय संस्था को। निक्सन का यह प्रस्ताव भी क्या हो गया? विफल हो गया। यह प्रस्ताव, इसको ना कौन नहीं माना? उत्तरी वियतनाम इसको मानवे नहीं किया। हम अस्वीकृत करते हैं, ये आपका जो निर्णय लिया गया है हमारे पक्ष में नहीं है, इसको क्या कर दिया जाता है? अस्वीकृत किया कर दिया जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत है? समझ में आया? चल,
देखो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति निक्सन के 8 सूत्रीय प्रस्ताव क्या है, 5 नंबर में आएगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। लेकिन अक्सर ये सब क्वेश्चन आता होता नहीं है।